नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण की तीसरी कक्षा में पहुंच चुके हैं और आज हम हिंदी व्याकरण में व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये चीजें हम देखेंगे। हमने स्वर के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो देख ली थी। आज हम देखेंगे अभी व्यंजन की बेसिक जानकारी। तो आगे बढ़ते हैं। व्यंजन व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। तो इनके उच्चारण में क्या लगती है? स्वर की सहायता। स्वर की सहायता, इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लगती है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन कितने होते हैं? 33। जैसे मान लो कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और अब ये क्या है, तो असल में हम ये बोलते हैं मतलब बोलने में स्वर की सहायता लगती है, ठीक है। अब हम आगे क्या है कि देखेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजनों के 33 व्यंजनों के भी आगे कौन कौन से भाग है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया व्यंजन। व्यंजन एक तो होते हैं स्पर्श, एक होते हैं अंतस्थ, एक होते हैं ऊष्म। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? भाषा से। भाषा से हमने शुरुआत की थी, फिर हमने ध्वनि को देखा था, फिर हमने वर्ण को देखा था, फिर हमने स्वर और व्यंजन ये समझ लिए। ये एक क्रम है, जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्वर, व्यंजन, ठीक है, और अक्षर, ठीक है। अक्षर है जो स्वर और व्यंजन इकट्ठा मिला के ऐसे में ये अक्षर है। जैसे मान लो मैंने ये यहाँ पे कै लिख दिया ना, ये अक्षर की श्रेणी में आता है, ठीक है। अगर इसको स्वर रहित कर दिया तो ये व्यंजन हो गया, और इसके साथ स्वर आ गया तो ये स्वर है। स्वर स्वर और व्यंजन अक्षर, ठीक है। और अक्षरों से क्या बनता है? शब्द। आगे अक्षरों से बन गया शब्द, और शब्दों से क्या? पद। पद यानी जो जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं वो, और उसके बाद वाक्य। तो ये चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वर कितने? 11।
व्यंजन कितने? 33। अब मात्रा किसकी होती है, स्वरों की या व्यंजन की? इनकी क्या होती है, मात्रा। शब्द कब पद बनता है? जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है, ठीक है। और वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक पदों के समूह को। ये चीजें मैं बार बार बोलकर आपको याद करवा दूंगा। सार्थक पदों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य के 4 गुण हमने कौन कौन से पढ़े थे? एक तो पढ़ा था आकांक्षा, एक पढ़ा था योग्यता, एक सन्निधि और एक तात्पर्य। ये वाक्य के हमने 4 गुण पढ़े थे, इनके बारे में हमने डिटेल से देखा था। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, आप खुद से प्रश्न करना कि जैसे मैंने राम लिखा तो ये क्या है? शब्द है। राम क्या है? शब्द है। राम घर गया क्या है? पद है, ठीक है। और इस तरह जैसे मैंने कैश्वर है, क्या लिख दिया तो कैश्वर है या व्यंजन, तो स्वर रहित क्या होता है? व्यंजन होता है। अब हम आगे देखते हैं। व्यंजन की विशेषताएं देखते हैं। व्यंजन की विशेषताएं। जो जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चरित हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण ठीक है, इनको उच्चारण करने में क्या लगती है? स्वर की सहायता लगती है। जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चरित होने क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बोल दिया कै, जैसे कै ख, कै ख, ग, घ, ठीक है। तो ये व्यंजन है, ठीक है। तो इनको बोलने के लिए जैसे मैंने ये आधा है, ठीक है। और इनको उच्चारण के लिए मैं क्या है कि स्वर साथ में जोड़ता हूँ ए, तभी ये पूरा होगा और ये पूरा वर्ण बनेगा, ठीक है। तो इनको उच्चारण के लिए क्या लगती है? स्वर की सहायता, ठीक है। अब विशेषता देखते हैं हम।
एक तो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता, ठीक है। दूसरा, उच्चारण में वायु का पूर्ण या आंशिक अवरोध होता है, ठीक है। उच्चारण में वायु का पूर्ण, उच्चारण में वायु का पूर्ण या आंशिक, उच्चारण में वायु का पूर्ण या आंशिक अवरोध, ठीक है। और अधिकांश व्यंजनों का लंबे समय तक उच्चारण नहीं किया जा सकता, अधिकांश, ठीक है, लंबे समय तक उच्चारण नहीं। इनकी क्या नहीं होती, मात्रा नहीं होती। यह प्रश्न क्या है कि एग्जाम में व्यंजन की विशेषताओं से संबंधित आते रहते हैं, तो इनमें से ऐसे दिया जाता है कि कौन सी विशेषता नहीं है, एक को अलग करना होता है, मात्रा नहीं होती, ठीक है। और एक घोष अघोष दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है, घोष और अघोष। आगे लिख दूंगा, घोष और अघोष, ठीक है, दोनों प्रकार के होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण दोनों प्रकार के होते हैं। अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है सब सीखेंगे। अल्प प्राण, और एक बार विशेष तो देख लीजिए, अल्प प्राण और महाप्राण दोनों प्रकार के होते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो ए बोल दिया, ठीक है, ए को हम लगातार बोल सकते हैं, जैसे लंबा कर सकते हैं ए को, ठीक है, लेकिन इसको लंबा नहीं कर सकते लगातार, क्या, बस इतना ही है। कै ऐसे बोल दिया तो इसमें साथ में स्वर आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं व्यंजन, इसको लंबा नहीं बोला जा सकता, ठीक है, इसको स्वर को लंबा बोला जाता है। कारण क्या है, हवा है ना, वो रुक जाती है, ठीक है, हवा बोलते टाइम हवा रुक जाती है, कोई भी उच्चारण स्थान बीच में आ जाता है, हवा रुक जाती है, ठीक है। तो व्यंजन की पहचान यही है, ठीक है। तो अब थोड़ा ट्रिक से मैं बता दूं कि स्वर बिना रुकावट मात्रा होती है, बस इतना याद रख लो, मात्रा होती है इनकी बिना रुकावट, ठीक है। और व्यंजन हवा रुकती है, मात्रा नहीं होती, बस। अब हम थोड़ा देख लेते हैं अ योग वाह क्या होता है। अ योग वाह, अयोग वह होता है जो न स्वर है न व्यंजन है, फिर भी भाषा में प्रयुक्त है। न तो ये क्या होते, स्वर होते, ठीक है, न व्यंजन, न स्वर न व्यंजन, फिर भी भाषा में
प्रयुक्त होते हैं। फिर भी भाषा में प्रयुक्त, ठीक है। हिंदी में अयोगवा है, कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। एक तो होता है अनुस्वार, जो यहाँ पे लगता है, ठीक है। एक होता है विसर्ग, एक अनुस्वार एक विसर्ग, ठीक है। ये 2 अयोगवा होते हैं, ठीक है। अयोगवा है 2 अनुस्वार विसर्ग, अयोगवा है 2 अनुस्वार विसर्ग। ये 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद रह जाएगा। अब हम देखते हैं अनुस्वार क्या होता है। अयोगवा हमने 2 देखे थे, अनुस्वार और विसर्ग। अब हम देख रहे हैं अनुस्वार क्या होता है, ठीक है। जो स्वर के बाद आए वह क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। अनु मतलब स्वर पीछे, अनु मतलब बाद में, ठीक है। स्वर के बाद, स्वर के बाद आए वो क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है, ठीक है। इसका चिन्ह क्या है? ये है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया, मैंने शब्द लिखा संपर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो दंत्य स है, दंत्य स है, ठीक है, उसके बाद में आया ये, ठीक है। पंडित हो गया, अहमकार हो गया, स्वयं हो गया, ये शब्द है ना, इसमें क्या है? अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कंगन, ये संधि का भी नियम है, बाद में आगे बताऊंगा आपको। कंगन, ठीक है। और ये एक, जैसे मान लिख दिया ग, ठीक है, कंगन। तो ज्यादा सही तो ये है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको अनुस्वार की जगह इनका यूज होता है। जो पंचमाक्षर होते हैं ना, उच्चारण इनका ही होता है। ग, ये अड़े नहीं है, इनको बोलते हैं ग, ग, ये अणे, ग, ये अणे, न, मैं, ग, ये अणे, मैं। इनको मतलब इकट्ठा संस्कृत में सूत्र भी बनता है इसका, गयण में, गयण में, गयण में, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये होता है ग, ठीक है। तो इनका थोड़ा ये ध्यान रखना होता है हमें कि इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। ये नाक से बोले जाते हैं, लेकिन इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। जैसे मान लो कि क वाली लाइन है, तो वो सारे क वाले वो सारे कंठ से बोले जाते हैं, कंठे होते हैं। तो ये अंग भी ये कंठ से बोला जाएगा। घोड़े, अड़े को मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है। तो ये हम क्या है, उच्चारण करते टाइम इसको क्या है कि मूर्धन्य बना देते हैं, ठीक है। लेकिन ये मूर्धन्य नहीं होता, ये होता है कंठ, ठीक है। इसी प्रकार च वाली लाइन बोलते हैं, जहां से च बोलते हैं ना, वहां से उसी उच्चारण स्थान से यह बोला जाएगा, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान है तालव्य, ठीक है। और इसके बाद ग, ये ण, ठीक है। अब ये तय वाला है,
जैसे मान लो ण ये ट वाला है, तो मतलब टे टे ठे डे डैण, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, तो ये मूर्धन्य है। ठीक है। और ते थे दे धन, तय वाली लाइन का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत्य। तो इसका उच्चारण स्थान दंत्य। इसका ओष्ट है। पै वाली लाइन का उच्चारण स्थान होता है ओष्ट, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ट है। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग उच्चारण स्थानों के आधार पर इन शब्दों को बोला जाता है। ठीक है। तो हम क्या है कि इनको मिक्स कर देते हैं, यही हमारी प्रॉब्लम है। कई बच्चे जो नए स्टार्ट में शुरू करते हैं वो तो एक नए को छोड़ के तीनों को सेम बोलते हैं, अड़े 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 ही बोलते थे तीनों। ऐसा नहीं होता। क्या अड़े उत्क्षिप्त और ताड़न जात होते हैं, उनमें आता है अड़े और ढे। ठीक है। ये ग है। ठीक है। जो अनुस्वार के रूप में उपयोग में होता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा विषय हमारा है विसर्ग। क्या है? विसर्ग। संस्कृत से आई विशेष ध्वनि। ठीक है। संस्कृत से आई विशेष ध्वनि है ये। ठीक है। हिंदी में क्या है कि इसका प्रयोग कम ही होता है वैसे, मतलब, लेकिन जो संस्कृत के शब्द है वो हिंदी में जो आगे उनके लिए यूज होता है। ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया, मैंने लिख दिया दुख, दुख। ठीक है। अब ये दुख है, दुख। ठीक है। ये अतः है। अब इसमें ये बोला जाता है साथ में, दुख अतः क्षय, क्षय। ठीक है। प्रातः है। तो ये तो नॉर्मल है, बोलने में ही पता चल जाता है हमें हमें कि यहाँ पे विसर्ग है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। एक तो अनुस्वार, एक एक चीज को हम पूरे विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई भी समस्या ना आए। अनुस्वार और अनुनासिक। एक अनुनासिक भी होता है, जो नाक से न बोले जाए उनको भी अनुनासिक बोलते हैं। ये अनुनासिक, अनुनासिक या निरनुनासिक। ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि अनुस्वार का अनुस्वार तो होता है ये। ठीक है। अनुनासिक, सॉरी, अनुनासिक क्या होता है? ये होता है। ठीक है। जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। इसकी प्रकृति है व्यंजन। ठीक है। ठीक है। व्यंजन प्रकृति है। इसकी प्रकृति है स्वर, स्वर। ये स्वर प्रकृति होता है। व्यंजन और स्वर का क्या है, क्या सीन है? व्यंजन स्वर का यही सीन है कि व्यंजन होते हैं, उनको उच्चारण करते समय क्या है कि हवा रुक जाती है। ठीक है। यही नियम लगते हैं इन दोनों में। और स्वर, हवा रुकती नहीं है, अबाध गति से बाहर निकलती है। ठीक है। और इसका ये बता दूं कि ये स्वर के बाद आते हैं, स्वर के बाद। ठीक है। और ये स्वर के ऊपर, स्वर के ऊपर। ठीक है। ये क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, ये पंचम वर्ण का प्रतिनिधि करते हैं। हमने देखे थे ना पंचम वर्ण। ठीक है।
जैसे ग ये न मैं ना, ग ये न मैं, पंचम वर्ण का प्रतिनिधि। ठीक है, पंचम वर्ण का प्रतिनिधि कौन कौन होता है? अनुस्वार। ठीक है, और ये नासिक्य स्वर है, नासिक्य स्वर है। ठीक है, हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि राघव प्रकाश जी की जो नई बुक आई है उनमें क्या है कि उन्होंने जो ये है ना डॉक्टर कॉलेज वाले को, इसको क्या है कि स्वरों में डाल दिया, 11 स्वरों में, और उन्होंने कोई ऑथेंटिक बुक का संदर्भ भी दे दिया और री को बाहर निकाल दिया। वो बोलते हैं कि री का उच्चारण स्थान मुर्दा है, और स्वर तो क्या है कि हवा, मतलब स्वरों में हवा अबाध गति से बाहर निकलती है। तो री में तो क्या है कि री वो नियम को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए री स्वर नहीं है। री को स्वर से बाहर निकाल के और ये जो विदेशी स्वर है इसको हिंदी में डाल दिया कि ये स्वर है। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है, बाकी इस तरह के कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आएंगे नहीं एग्जाम में। ठीक है, लेकिन ये मूलतः स्वर नहीं है, ये ग्रहित है। अब हम क्या देख रहे थे? हम टॉपिक से भटक गए थोड़े, हम अनुस्वार और अनुनासिक देख रहे थे। अनुस्वार और अनुनासिक। ठीक है, तो जैसे मैंने ये यहाँ पे एक शब्द लिखा हंस। ठीक है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा हंस। ठीक है, हंस। अब मैंने बोलते टाइम है ना, ये स का स का जो पंचम वर्ण है ना उसका उच्चारण कर रहा हूं मैं साथ में इसमें, हंस हंस हंस। ठीक है, हंस। और अब इसको बोलते हैं तो ये ऐसे बोला जाएगा हंस हंस। अब देखो हंस, ये तो नाक से ही बोला जाता है, लेकिन बोलना तो नाक से ही जा रही है, हल्का उच्चारण का अंतर है, आप देख लेना। ये तो है हंस 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 हंस, और ये है हंस हंस। बीच में न नहीं आया कहीं भी, हंस हंस और हंस, इसमें हल्का सा न आता है। ठीक है, इतना अंतर होता है अनुनासिक और अनुस्वार का। ठीक है, अब एक दो बार बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये चीजें बोलने से पता चलती है, ज्यादा रटने से नहीं होता। ठीक है, अब दोनों का अर्थ एक नहीं है, ये हमें पता है। ठीक है, हंस तो होता है पक्षी, क्या होता है? हंस क्या होता है? पक्षी। ये हंसना होता है, हंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि नाक से बोला तो जा रहा है यहाँ पे ये, लेकिन जो पंचम वर्ण है वो आ रहा है इसमें और इसमें नहीं आ रहा, और ये अंतर है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोल दिया अंग, अंग बोल दिया, एक मैंने बोल दिया आंख, आंख। ठीक है, अंग, अंग में यह आ रहा है बीच में उच्चारण के टाइम में, यह बोलना है साथ में। ठीक है, लेकिन इसमें आंख। ठीक है, ये चीज है। अब थोड़ा इतना ही है कि इसमें तो बिंदु आता है, इसमें चंद्र बिंदु आता है। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया? अयोग वाह कितने? दो। कितने? दो। अनुस्वार और अनुनासिक, सॉरी, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, और अब मैं आपको आपसे पूछ लूं कि क्या अनुस्वार और अनुनासिक समान है, तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है, और हंस और हंस में क्या अंतर है? तो एक में अनुस्वार लगा हुआ है, एक अनुनासिक है, और अर्थ के आधार पर देखिए तो एक पक्षी है और एक हंसना क्रिया है। ठीक है,
अब हम देख चुके हैं, क्या क्या देख चुके हैं हम देख चुके हैं, व्यंजन देख चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने व्यंजन देखे थे। व्यंजनों का आगे विस्तार से भी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक हर चीज़ का पता हो तो फिर आगे बढ़े में अच्छा लगे। अयोगवाह देख चुके हैं हम। ठीक है, एक अनुस्वार हम देख चुके हैं। ठीक है, एक विसर्ग हम देख चुके हैं। ठीक है, और एक अनुनासिक। अब क्या है कि वर्ण व्यवस्था का जो अगला चरण है वर्ण विचार का, उसका हम अध्ययन करेंगे। पहले हमने क्या देख लिया, स्वर व्यंजन की जो मूल जानकारी है, ठीक है, वो देख ली। और आज हम अब क्या है कि व्यंजनों की विशेषताएं, अयोगवाह, अनुस्वार विसर्ग, अनु अनुस्वार विसर्ग और अनुनासिक अंतर को समझ लिया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अब हम देखेंगे अनुस्वार, अनुनासिक, अनुस्वार व अनुनासिक में अंतर, मात्रा और वर्तनी। ठीक है, मात्रा और वर्तनी। ठीक है, अनुस्वार के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। जो स्वर के बाद आए, पंचम वर्ण का प्रतिनिधित्व करे, वो क्या कहलाते हैं, अनुस्वार। ठीक है, स्वर के बाद, ठीक है, पंचम वर्ण का प्रतिनिधित्व। ठीक है, और एक मिनट थोड़ा, जो स्वर के बाद आए, पंचम वर्ण का क्या करें, प्रतिनिधित्व करें, वो क्या कहलाते हैं, अनुस्वार। ठीक है, इसका चिन्ह क्या है, ये इसका चिन्ह है। ठीक है, विशेषता इसकी क्या है, ये तो एक तो स्वतंत्र वर्ण। ठीक है, एक तो क्या है, ये स्वतंत्र वर्ण है। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है, उच्चारण स्थान क्या है इसका, नासिका। ठीक है, और एक मैं बता दूं कि इसका उच्चारण है वो गुरु। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान गुरु होता है। ये थोड़ी आप बात ध्यान में रखना। ये आगे हम छंद पढ़ेंगे तो ये चीज आपको काम आएगी काव्य शास्त्र में। ठीक है, छंद काव्य शास्त्र की क्लास भी मैं शुरू करूंगा। इसमें क्या उच्चारण क्या है, दीर्घ होता है, गुरु होता है। ठीक है, उच्चारण के टाइम में दो मात्राएं लगती है जैसे मान। ठीक है, और पंचवर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अंग है, ये न मैं है ना उनका। ठीक है, ये प्राय प्राय नहीं, अधिकतर ही मान लो, ये ट्रिक ही जैसे समझो। ठीक है, ये तत्सम शब्दों में मिलते हैं, तत्सम शब्दों में। ये शब्दों में नहीं है, शब्दों में है। ठीक है, ये तालव विषय है, शब्दों में। उसके बाद आगे देखते हैं,
जैसे मैं शब्द बोलता हूँ, अंक, अंग, कंचन, संसार, संवाद, ये जो शब्द है ना, जैसे मैंने बोल दिया अंक, जैसे मैंने बोल दिया अंक, ठीक है, अंग, ठीक है, एक कंचन बोल दिया, एक बोल दिया संसार, एक बोल दिया संवाद, ठीक है, एक बोल दिया संकल्प, संकल्प, ठीक है। तो इसमें तो ये इस तरह से है, ठीक है, ये, और ये भी अंग इस तरह से है, कंचन में जैसे क, ये इस तरह से है, ठीक है, संसार में स, न, सार है, इस तरह से है, संवाद में स, में, ठीक, वाद है, इस तरह से। तो ऐसे शब्द होते हैं। यहाँ पे क्या है, अनुस्वार है, ठीक है। अब हम क्या है कि इसे चाहे ना तो संस्कृत रूप में इस तरह से भी जैसे लिख सकते हो, जैसे मान लो ये संस्कृत रूप है एक तरह का, जैसे माने मैंने शब्द लिख दिया संकल्प, दोनों रूप वैसे सही माने ज्यादा से यही होगा, क्योंकि ये मूल शब्द, ये शब्द संस्कृत के है, संस्कृत से हिंदी में है, तो वो जो मूल संस्कृत वाले शब्द है वही ज्यादा सही माने जाते हैं। स, ग, ठीक है, और क, कल्प, ठीक है, संकल्प, ये शब्द, ये षडकल्प नहीं, संकल्प, यानी अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण आ सकता है, मेन बात यही है। अब क्या है कि अनुस्वार, अनुस्वार क्या है, एक ऊपर जो बिंदी लगती है उसे अनुस्वार बोलते हैं, और पंचम वर्ण और तत्सम, ये विशेषता किसकी है, अनुस्वार की। अब दूसरा विषय हम देखते हैं अनुनासिक। जिस स्वर का उच्चारण मुख और नाक दोनों से हो वह अनुनासिक होता है, ठीक है, मुख व नाक, ठीक है, दोनों से, ठीक है। इसका उच्चारण आसान, क्या चंद्र बिंदु है, स्वतंत्र वर्ण नहीं है ये, क्या नहीं है, स्वतंत्र वर्ण नहीं, ये स्वर की विशेषता है, ठीक है। और आगे मुख और नासिका दोनों से उच्चारण, और उच्चारण लघु होता है इसका, ठीक है, गुरु नहीं होता, ये चीज याद रखना, लघु होता है उच्चारण, ठीक है। और प्राय तद्भव होते हैं, प्राय नहीं, तद्भव ही होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण मैंने लिख दिया हंसना, ठीक है, सांस, हंसना, सांस, गांव, ठीक है, आंख, ये शब्द अनुनासिक, दांत, ऊंट, मुंह, पूंछ, ठीक है। और इसकी ट्रिक थोड़ा सा याद रख लेना कि अनुनासिक चंद्र बिंदु, स्वर और तद्भव, ठीक है। और अनुनासिक और अनुस्वार में हमने अंतर देख लिया, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं आपको थोड़ी सी
बता देना चाहता हूँ कि जो अनुनासिक होते हैं ना, अनुनासिक कई बार क्या है कि शब्दों में मात्रा के कारण कई बार क्या है कि शब्दों में मात्रा के कारण वो अनुस्वार जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो वहां हमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जैसे मान लो कोई शब्द मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे मान लो बहुत से शब्द होते हैं जो मतलब क्या कि उनमें लिखते टाइम हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये अनुनासिक है। ठीक है, अनुस्वार है, लेकिन वो होता वहां पे अनुनासिक है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों का मैं क्या है कि अनुभव के आधार पर ही धीरे धीरे ध्यान पड़ता है। ठीक है,